फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 14 विच इज़ द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ राइट टू इक्वालिटी। ऑलराइट, सो इट इस्टेब्लिश्ड रूल्स ऑफ लॉ। ये रूल्स ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करता है और ये जो कंसेप्ट है रूल्स ऑफ लॉ का, उसे प्रोपाउंड किया था A.V. डाइसी ने, जो कि एक पॉलिटिकल थिंकर थे। सो रूल्स ऑफ लॉ रेप्लिकेट सुप्रीमेसी ऑफ रूल। इसके अकॉर्डिंग जो कानून होगा वो सुप्रीम होगा, कोई भी गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम नहीं होगी। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ लॉ मस्ट बी इक्वल। जो कानून होगा वो सभी के लिए सामान्य होगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या कॉमन पीपल, ऑफिशियल्स हो या नॉन ऑफिशियल्स। अगर हम में से कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो लीगली जस्टिफाइड नहीं है तो लॉ सभी को सिमिलरली ट्रीट करेगा। एंड ऑल पर्सन्स आर इक्वली सब्जेक्टेड टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड विदाउट एनी डिस्टिंक्शंस। ऑलराइट, नेक्स्ट है रूल्स ऑफ लॉ इज इंस्पायर्ड फ्रॉम इंग्लैंड यूके। और ये जो कंसेप्ट है रूल्स ऑफ लॉ का वो इंस्पायर्ड है यूके से। सो बेसिकली देयर आर टू प्रिंसिपल्स ऑफ रूल्स ऑफ लॉ। फर्स्ट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ which is inspired from UK, and second is equal protections of law which is inspired from USA. Alright, so Article 14 guarantees to all the individuals the right to equality before the law and right to equal protections of law. This right is available to all person whether citizens or foreigners. तो आर्टिकल 14 में जो राइट दिया गया है, जिसमें प्रोविज़न है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ का, ये सभी को ग्रांटेड है टू ऑल पर्सन्स में सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। ऑलराइट, अब हम देखेंगे आर्टिकल 14 क्लॉज 1 जो डील करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ को। इट्स अ नेगेटिव कंसेप्ट। ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है बिकॉज इट रेस्ट्रिक्ट द अथॉरिटीज़ और द स्टेट टू गो बियॉन्ड द लॉ, क्योंकि ये स्टेट की अथॉरिटी को रेस्ट्रिक्ट करता है टू गो बियॉन्ड द लॉ। मीन्स नो पर्सन वेदर रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल इज अबव द लॉ। कोई भी पर्सन वो कानून से बड़ा नहीं है। कानून के नज़र में हर एक व्यक्ति एक समान है। ऑलराइट, नेक्स्ट है आर्टिकल 14 क्लॉज 2 जो डील करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को। इट्स अ पॉजिटिव कंसेप्ट। ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। इट सेज दैट देयर कैन बी इक्वालिटी अमॉन्ग इक्वल्स एंड देयर कैन बी नो इक्वालिटी अमॉन्ग अनइक्वल्स। मीन्स सामान्य लोगों के बीच में सामान्यता होगी, असमान लोगों के बीच में सामान्यता नहीं होगी। इट कन्फर्स द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस एंड सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ द सेम लॉ to all person who are similarly situated. Means our society is comprised of diverse population. हमारे समाज में हर एक तरीके के लोग रहते हैं, सभी का सिचुएशन अलग है, सभी के पोजीशन अलग है, सभी के सर्कमस्टांसेस अलग हैं। मीन्स अगर कोई बच्चा है और कोई बुजुर्ग है तो दोनों के नीड्स अलग हैं, तो हम सेम लॉ को यूनिवर्सली अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट रेलवे ने कोई ऐसा रूल बनाया जिसमें ओल्ड एज पीपल्स को पार्शियलिटी दी गई हो और उस रूल के अकॉर्डिंग जितने भी ओल्ड पीपल्स हैं उन्हें स्पेशल सीट्स ग्रांट की गई हो, तो ये जो रूल होगा वो उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोगों पर ही एप्लीकेबल होगा, ना कि कॉमन पीपल्स पे। वही कहता है सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉ टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। दिस मीन्स दैट लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून बना रही है जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या ग्रुप की प्रायोरिटी में हो, तो क्या इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 14 के अगेंस्ट में है? और क्या ये कहना सही होगा, इज़ इट राइट टू से दैट ऐसा करने से हमारा आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है? सो नो, दैट इज़ नॉट ट्रू बिकॉज so there is a provision of separate laws for separate class on behalf of article 14. means separate लॉ का प्रावधान है ऑन बिहाफ ऑफ आर्टिकल 14। गवर्नमेंट सेपरेट लॉ बना सकती है फॉर सेपरेट क्लास। यहाँ पर क्लास स्टेटस को डिनोट नहीं कर रहा है, यहाँ पर क्लास कैटेगरी को डिनोट कर रहा है। ऑलराइट, सो फॉर एग्जांपल में अगर गवर्नमेंट ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई कानून बनाती है तो वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी पे ही एप्लीकेबल होगा। एंड सिमिलरली अगर दिव्यांग के लिए कोई कानून बनाया जा रहा है तो वो दिव्यांग पर ही एप्लीकेबल होगा। दिव्यांग वर्ड जो है इसे रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। पहले डिजेबल वर्ड का यूज़ होता था, बाद में डिफरेंटली एबल किया गया, and now it's good we have found a suitable word to mention a person with disability without hurting them. alright, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट केस रिलेटेड टू आर्टिकल 14। फर्स्ट है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014। आर्टिकल 14 डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द वर्ड पर्सन टू मेल्स एंड फीमेल्स ओनली। हिजरास ट्रांसजेंडर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सनस। मीन्स जो आर्टिकल 14 में पर्सन वर्ड का यूज़ किया है वो सिर्फ मेल्स एंड फीमेल्स को ही डिनोट नहीं करता है, ट्रांसजेंडर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सनस। ऑलराइट, नेक्स्ट है सायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे हम ट्रिपल तलाक के नाम से भी जानते हैं। दिस केस लीड टू द बैन ऑफ मुस्लिम प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रिपल तलाक, अ हिस्टोरिकल जजमेंट दैट डिक्लेयर द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक टू बी
अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो इंस्टेंटेनियस प्रैक्टिस था ट्रिपल तलाक का, उसे सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया और इसे डिक्लेयर कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ऑलराइट, नेक्स्ट है इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस द स्टेट ऑफ केरल। Supreme Court declared unconstitutional the Sabrimala temple's custom of prohibiting women in their menstruating year from entering the temple premises. Alright, so जो केरल में जो साबरीमाला टेम्पल है उसमें वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू इंटर द टेम्पल्स ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, तो इसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये हमारे आर्टिकल 14 के अगेंस्ट में था। ऑलराइट, नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे एक्सेप्शंस ऑफ आर्टिकल 14। मीन्स जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है वो एब्सोल्यूट नहीं है, देयर आर सम एक्सेप्शंस। ऑलराइट, फर्स्ट है द प्रेसिडेंट और द गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ हीज ऑफिस। मीन्स जो राष्ट्रपति हैं और जो राज्यपाल हैं वो किसी भी कोर्ट में जवाबदेह या उत्तरदायी नहीं है फॉर द एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर्स एंड ड्यूटीज़। The President of the India and the Governor of the state have immunity as per Article 361 of the Indian Constitution। और ये इम्यूनिटी उन्हें हमारे भारतीय संविधान ने दिया है फ्रॉम आर्टिकल 361, जिसके तहत हम राष्ट्रपति या राज्यपाल पे किसी तरीके का भी नागरिक या आपराधिक कार्रवाई नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग देयर टेन्यूर, उनके कार्यकाल के दौरान। ऑलराइट, नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशन एंड इट्स एजेंसीज इंजॉय डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। द फॉरेन रूलर्स, डिप्लोमेट्स एंड एम्बेसडर्स इंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग। एज आई हैड टोल्ड यू अर्लियर कि जो आर्टिकल 14 है वो ग्रांटेड है फॉरेनर्स को भी, नॉन सिटीजन्स को भी, और उसी को एंजॉय करते हैं यूनाइटेड नेशन और उनके एजेंसीज़ के लोग, जिसके तहत हम उन पर किसी तरीके का भी आपराधिक या नागरिक कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा आर्टिकल 14 ख़त्म होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।